नमस्कार दोस्तों आज जहां पे चारों तरफ आपको मोदी जी के 4 साल खत्म होने की एडवर्टाइजमेंट दिखाई पड़ रही है, टीवी चैनलों पे, रेडियो पर, अखबारों में आपको सुनने को देखने को मिल रही है। इसी बीच मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे एक बहुत ही जरूरी खबर छुपा के रख रहा है। ये खबर है देश के सबसे बड़े स्टिंग ऑपरेशन की। ये स्टिंग ऑपरेशन मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे इसलिए छुपा के रख रहा है क्योंकि इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया खुद ही एक्सपोज हो रहा है। जितने भी आप ज्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल सोच सकते हो, अखबार सोच सकते हो, न्यूज चैनल सोच सकते हो, रेडियो स्टेशन सोच सकते हो, वो सारे के सारे इस ऑपरेशन में एक्सपोज हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं कोबरा पोस्ट के ऑपरेशन 136 की, जिसका पार्ट 2 अभी अभी रिलीज हुआ है। आइए देखते हैं। कोबरा पोस्ट ऑपरेशन 136 का पार्ट 1 दोस्तों आज से करीब करीब 2 महीने पहले रिलीज हुआ था और मैंने इस पे 2 महीने पहले वीडियो भी बनाया था, अगर आपने देखा हो तो। और अगर नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने समझाया कि कोबरा पोस्ट मीडिया हाउस की असल में हिस्ट्री क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि बहुत से लोगों ने आपने इसका नाम नहीं सुना होगा और सुन के ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या एरा गैरा मीडिया हाउस है, लेकिन ये बहुत ही रेपुटेबल और बहुत ही ट्रस्टेबल मीडिया हाउस है। इसका फोकस है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में और जिन जर्नलिस्ट ने इसे बनाया है उन्होंने इंटरनेशनली बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स भी जीत रखे हैं। तो बहुत ही ट्रस्टेबल है। और पार्ट 1 में दोस्तों इन्होंने 18 अलग अलग मीडिया हाउसेस को एक्सपोज किया था, जिसमें से काफी सारे इतने जाने माने नहीं थे, लेकिन जो जाने माने थे वो थे, एक इंडिया टीवी था, एक स्कूप फूप था और एक rediff.com था। लेकिन दोस्तों जो इस ऑपरेशन 136 का पार्ट 2 है जो अभी अभी रिलीज हुआ है, इसमें तो इतने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के नाम है कि आप भी इन लोगों के नाम सुन के हैरान हो जाएंगे। जी न्यूज, एबीपी न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, स्टार इंडिया, इसमें रेडियो चैनल्स भी शामिल है जैसे कि बिग एफएम, रेडियो वन, रेड एफएम। इसमें अखबार भी शामिल हैं जैसे कि दैनिक जागरण, और इसमें एक मीडिया हाउस ना होकर पेटीएम जैसी कंपनी भी शामिल है। इन सारे मीडिया हाउसेस के खिलाफ ये स्टिंग ऑपरेशन बिल्कुल उसी स्टाइल में किया गया था जैसे पार्ट 1 का स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। कोबरा पोस्ट के जर्नलिस्ट पुष्प शर्मा इन सारे मीडिया हाउसेस के सामने गए, अपना फेस बदल के, अपने आप को ऐसे ड्रेसअप करके कि जैसे ये किसी हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो। इन्होंने एक फेक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सोचा, श्रीमद् भगवत गीता प्रचार समिति। ये असली में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बस अपना फेक नाम और ये सारी फेक चीजें बना के इन मीडिया हाउसेस के पास गए और इन्होंने इनसे कहा कि मैं आपको पैसे ऑफर कर रहा हूं, इन पैसों के बदले जो मैं कहूंगा आप अपने न्यूज चैनल्स पे दिखाना, रेडियो चैनल्स पे दिखाना और अखबारों में छापना, तो क्या आप करने को राजी हो? और दोस्तों 2 मीडिया हाउसेस को छोड़ के सारे के सारे मीडिया हाउसेस राजी हो गए। ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने जो अपना पेड न्यूज को ऑफर दिया इन सारे मीडिया हाउसेस को, ये 3 भागों में बटा हुआ था। इन्होंने कहा था पहला भाग 3 महीने के लिए चलेगा जिसमें कि हम सॉफ्ट हिंदुत्व दिखाना चाहते हैं, जिसमें कि हम भगवानों के बारे में बताएंगे, लोगों को गीता के श्लोक्स पढ़ाएंगे, और फिर हम धीरे धीरे ट्रांजिशन करना चाहते हैं हार्ड हिंदुत्व पे, जिसमें कि हम फायर ब्रांड हिंदुत्व लीडर की स्पीचेस सुनाएंगे, कम्युनली पोलराइजिंग चीजें आपको छापनी पड़ेंगी, ये सब आपको दिखाना पड़ेगा इन मीडिया हाउसेस को का। और इसके बाद था भाग 3 जो कि इलेक्शन से पहले होता, जिसमें कि ये ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को बदनाम करने के लिए ऑपोजिशन पॉलिटिकल लीडर्स का ये कैरेक्टर असैसिनेशन करते। इसने एग्जांपल्स दिए जैसे कि राहुल गांधी को ये पप्पू बुलाएंगे, मायावती को ये बुआ बुलाएंगे, अखिलेश यादव को ये बबुआ बुलाएंगे। तो इन सारे लोगों को नीचा दिखाने के लिए, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए ये 3 भागों की स्ट्रैटेजी थी। इसके लिए पुष्प शर्मा ने 1 करोड़ से लेके 500 करोड़ के बीच में इन सारे मीडिया हाउसेस को ऑफर किया। मतलब कम पैसे उनको ऑफर किए गए थे जो रेडियो चैनल्स हो गए जो कि 4-5 करोड़ में ही मान जाते हैं, और 500 करोड़ जैसी रकम बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को ऑफर की गई थी जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, जो इससे कम नीचे रकम में शायद मानते ना। और क्या बताऊं मैं आपको दोस्तों, ये सब मीडिया हाउसेस तैयार हो गए पैसे के बदले ये सब काम करने के लिए, पैसे के बदले हेट स्पीच दिखाने के लिए, पैसे के बदले किसी पॉलिटिशियन को डिफेम करने के लिए, कैरेक्टर असैसिनेट करने के लिए, पैसे के बदले कम्युनली पोलराइजिंग स्पीच दिखाने के लिए। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकी जो एडवर्टाइजमेंट छपी है अखबारों में, जो टीवी पे दिखाएंगे, कल को उन एडवर्टाइजमेंट्स की वजह से देश में दंगे होने लग जाए, लोग मरने लग जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे स्टिंग ऑपरेशंस वीडियो पे रिकॉर्डेड हैं, यूट्यूब पे अपलोड कर दिए गए हैं कोबरा पोस्ट के द्वारा। तो इन सारे स्टिंग वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और टॉप कमेंट में भी डाल दूंगा ताकि आप देख सकें। मैंने भी अभी सारे देखे नहीं है, मैंने कुछ, एक टाइम्स ऑफ इंडिया का देखा है मैंने और पेटीएम का देखा है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको पेटीएम का दिखाना चाहूंगा, उसको थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहूंगा क्योंकि वो वाला केस बहुत इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों पेटीएम के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा और पेटीएम के वाइस प्रेसिडेंट हैं सुधांशु गुप्ता।
अब सुधांशु गुप्ता का नाम गूगल पे लिखोगे तो काफ़ी सारे इनके बारे में न्यूज़ आर्टिकल्स मिल जाएंगे और एक वीडियो इंटरव्यू भी मिलेगा आपको जो ANI ने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, जो डीमोनेटाइजेशन के कुछ दिन बाद लिया गया है, जिसमें कैशलेस इकोनॉमी की बहुत तारीफ कर रहे हैं और एक्साइटमेंट में आके डीमोनेटाइजेशन को भी बहुत प्रेज दे रहे हैं। हमारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट पुष्प शर्मा सबसे पहले अपना फेस बदल के सुधांशु गुप्ता के पास ही गए, वही एडवर्टाइजिंग ऑफर लेके जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में, और इनकी बातचीत शुरू ही हुई थी कि सुधांशु गुप्ता बड़े एक्साइटेड हो गए इनका ऑफर सुन के और एक्साइटमेंट में ये अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस बताने लगे। सुनिए जरा। भाई मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। तो इन केस मतलब यू शुड ऑब्वियसली नो आवर पॉलिटिकल एफिलिएशन। ये हमारी पेटीएम ऐप है, राइट। आज के दिन मिस्टर मोदी इज राइट हियर। उनकी एक बुक आई है अभी, एक्स्ट्रा एग्जाम वॉरियर्स, राइट। वी आर एक्चुअली प्रमोटिंग दिस बुक and it's right displayed on the home page. Okay. Right. So we have the e-books which we can promote there. Right. You have like text, like everywhere books as well. Yes. That's mainly a satire kind of thing. So tomorrow let's sit over and have enough time so that we can cover multiple issues. Okay. So before I cannot get what I will have to do is I will have to really understand how do you want to propagate and what is your content. वो आप लोग कर लेंगे, मेरा तो बजट है, मुझे तो वो देना है पैसा। तो बड़ा खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं गुप्ता जी तो कि आप बताओ आपका क्या कंटेंट है, आप क्या प्रोपोगेट करना चाहते हो। हमारी तो ये पॉलिटिकल एफिलिएशन है, हमने तो ऐसे मोदी जी की बुक को प्रमोट कर रखा है। बातचीत आगे बढ़ ही रही थी कि गुप्ता जी इतने क्रिएटिव इंसान हैं, इनके दिमाग में खुद ही आइडियाज आने लगे कि किस तरह से उनका कंटेंट प्रमोट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं ना, हम पेटीएम ऐप पे क्विज चलाते हैं, राइट। हम भगवद गीता के अराउंड क्विज चलाते हैं। वही हिंदू के क्वेश्चन हो गए, किसने रचा, क्या हुआ, कैसे हुआ, बस वही क्विज चला रहे थे लोग। मतलब आप विश्वास ही करोगे डेली कुछ तो मतलब कम से कम 25,000 लोग आगे ना क्विज इंटरेक्ट खेलते हैं, मस्ती करते हैं। यस ये चलाते हैं आपके। इसके बाद हमारे पुष्प शर्मा मिलने गए पेटीएम के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट से, जो कि हैं अजय शेखर शर्मा। और अजय शेखर शर्मा विजय शेखर शर्मा के रियल भाई हैं, छोटे भाई हैं, जो कि फाउंडर थे पेटीएम के। और अजय शेखर को भी यही बात बताए जा रहे थे और अजय भाई साहब तो इस बात से हैरान थे कि कोई हिंदुत्व एजेंडा फैला रहा है और इनको खुद कैसे नहीं पता चल रहा उसके बारे में। ये हैरान थे ये बात सुन के कि कोई इनको ये चीज़ बताने आ रहा है और इनके पास डायरेक्टली कहीं और से इंफॉर्मेशन कैसे नहीं आई, क्योंकि ये बताते हैं कि इनके बहुत ही बड़े कनेक्शन हैं संघ के साथ। वो नाम से भी जानते हैं, नेट पे भी सब अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन। नहीं वो नहीं कह रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ तो मैं मेरे डिस्कशन में नहीं आया। हर चीज़ आपके डिस्कशन में नहीं आएगी ना। तो इतना बड़ा काम कर रहे हैं हम, तो आपको ये क्या बताएं हम क्या काम कर रहे होते हैं, कुछ हम भी नहीं बता सकते आपको। मतलब कुछ ऐसे काम हमसे करवाए संघ ने कि मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, कैसे काम हमसे करवाए संघ ने मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब पेटीएम जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, उसका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कहने लग रहा है कि कैसे कैसे काम संघ ने हमसे करवाए जो मैं आपको बता नहीं सकता। ये हालत है हमारे देश में इतनी बड़ी कंपनियों की। और ये भी एक्साइटमेंट में आके एक ऐसी चीज बोल गए जिसे आप सुनोगे ना, पेटीएम कंपनी के लिए आपकी जितनी भी रिस्पेक्ट है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन जब मैं मोहन भागवत जी के साथ सारे काम कर रहा हूँ, मोहन भागवत जी कह भैया के तुमने ये कर रहे हो, मैंने उनको बता रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ। तो वहाँ पर जो जेटी में बंद हुए थे ना जो पत्थर वाला, तो हमसे पर्सनली पीएम से फोन आया, कहा गया था हमने डेटा दे दो, हो सकता है पीटीएम यूज ना समझ लो। पर्सनली पीएम से फोन आया, कहा गया था हमने डेटा दे दो, हो सकता है पीटीएम यूज ना। अजय शेखर के अनुसार उन्होंने अपने उपभोक्ताओं का डाटा भी बांटा है, यानी कि पेटीएम ऐप का उपयोग करने वाले लाखों लोगों की जानकारी सुरक्षित नहीं है। बातचीत खत्म करते हुए शेखर ने कहा कि वो एक बार इस एजेंडे को सहयोग करेंगे, लेकिन पहले निश्चित नेताओं को इसकी जानकारी देकर। मतलब पीएमओ से एक फोन कॉल आया और इन्होंने अपने कस्टमर्स का डेटा दे दिया। कितने प्राउडली बता रहे हैं इस चीज को। पहली बात तो पीएमओ एक प्राइवेट कंपनी के ऑफिस में डायरेक्टली फोन कॉल क्यों करेंगे, क्या कनेक्शन है इनके? इससे पता चलता है एक बहुत गहरी रिलेशनशिप है रूलिंग गवर्नमेंट के बीच में और पेटीएम कंपनी के बीच में, साथ में संबंध है। और दूसरी चीज, अपना डेटा यूं ही दे दोगे क्या? कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर मांगेंगे बिना अपना वारंट दिखाए, कुछ दिखाए, उनकी इच्छा थी कि डेटा दे दो तो आपने दे दिया। ये रिस्पेक्ट है आपकी कस्टमर्स के लिए। बहुत से लोग आप में से ये सोचेंगे कि क्या हो गया, कुछ गलत थोड़ी किया है, कश्मीरी स्टोन पेल्टर्स का ही तो डेटा दिया है, एंटी नेशनल्स का ही तो डेटा दिया है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए इतना करना तो कुछ गलत नहीं है। लेकिन दोस्तों इस गलत फहमी में मत पड़ जाना,
क्योंकि देखिए जो एंटी नेशनल है और जो नेशनलिस्ट है इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ की जाती है। आपके मन में जो ये लाइन ड्रॉ की गई है और जो सरकार लाइन ड्रॉ करती है एंटी नेशनल और नेशनलिस्ट के बीच में, इन दोनों में बहुत अंतर हो सकता है, बहुत बहुत ज़्यादा अंतर हो सकता है। कश्मीरी स्टोन पेल्टर्स को तो आप एंटी नेशनल कह सकते हो, सरकार भी कह सकती है उनको एंटी नेशनल, लेकिन क्या आप इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट को एंटी नेशनल कहोगे? क्या कहोगे आप उन्हें एंटी नेशनल? उन तमिलनाडु के लोगों को एंटी नेशनल कहोगे जिनको स्नाइपर ने गोलियां मार दी यहाँ पे क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे एक फैक्ट्री के खिलाफ? आप नहीं कहोगे उन्हें एंटी नेशनल, लेकिन सरकार बिल्कुल कह सकती है। सरकार के लोगों ने किन किन लोगों को एंटी नेशनल कहा है आपने तो हिस्ट्री में देखा ही है पिछले 2-3 सालों में। फार्मर्स प्रोटेस्ट करते हैं तो वो एंटी नेशनल बन जाते हैं, कुछ जवान्स प्रोटेस्ट करते हैं तो वो एंटी नेशनल बन जाते हैं। तो इस गलतफहमी में मत पड़िए कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए किया है तो अच्छा ही किया होगा, क्योंकि आज लाइन ये आपके इधर ही है, स्टोन पेल्टर्स एंटी नेशनल में ही है आपकी लाइन में भी, लेकिन कल को एंटी नेशनल कौन बनेगा, कल को पेटीएम किसका डेटा देगा वो आपको बिल्कुल नहीं पता लगेगा। और ये चीज भक्तों के लिए भी उतनी वैलिड है। आज खुश मत होना कि तुमने जो लाइन ड्रॉ करी है एंटी नेशनल नेशनलिस्ट के बीच में, मोदी जी ने भी एग्जैक्टली वही लाइन ड्रॉ करी है। कल को मोदी जी का ओपिनियन बदल सकता है, वो लाइन इधर खिसक सकती है, और कल को सरकार तो डेफिनेटली बदल सकती है। मान लो कल को कांग्रेस की सरकार आ गई और वो तुम्हें एंटी नेशनल घोषित कर दे, तुम क्या करोगे फिर? इसलिए दोस्तों जरूरी चीज ये है कि यहाँ पे डेटा प्राइवेसी लॉज बड़े स्ट्रांग हो, कंपनीज हमारे डेटा को ऐसे बेचे ना किसी को भी, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो। इसी रीजन से जो कैम्ब्रिज एनालिटिका का स्कैम था दुनिया भर में जो हुआ और फेसबुक में जो हुआ वो इतना पॉपुलर हो गया है। बहुत ही स्ट्रांग डेटा प्राइवेसी लॉज बनाए जा रहे हैं दुनिया भर में। यूरोप में जो नया डेटा प्राइवेसी लॉ आया है उसके हिसाब से आप किसी भी कंपनी को कोई भी डेटा देते हो तो जब आपकी मर्जी हो आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। उस डेटा को आप नहीं चाहते कि इस कंपनी के पास आपकी ये इंफॉर्मेशन रहे तो आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आप ये भी कंट्रोल कर सकते हो कि वो कंपनी और दूसरी कंपनी को डेटा बेच रही है तो उसे आप रोक दो यहाँ पे। और अगर कोई भी कंपनी ये करने से मना कर देती है तो उनको भारी भारी फाइन भरने पड़ेंगे। दूसरी तरफ इंडिया में अगर आप पेटीएम पे अपना अकाउंट बंद करवाना चाहो, आपने जो डेटा वहां दिया है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहो, उसको आप कर ही नहीं पाओगे क्योंकि इसका करने का कोई तरीका ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप पेटीएम की ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हो और आप अपने अकाउंट को ब्लॉक करवा सकते हो, लेकिन आपका डेटा इनके पास पड़ा रहेगा फ्रोजन। और टेक्निकली पेटीएम यहाँ पे कोई लॉ भी नहीं तोड़ रहा है अगर ये आपका डेटा किसी और को दे रहा है तो, क्योंकि ऐसे कोई लॉ ही नहीं है इंडिया में डेटा प्राइवेसी पे जो इस चीज को होने से रोक पाए या कंपनीज को फाइन कर पाए इस पर। इस वीडियो स्टिंग के बाद पेटीएम ने एक ट्वीट किया, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। There is absolutely no truth in the sensational headlines of a video doing rounds on social media. No truth on a video, मतलब वीडियो में इनका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पकड़ा गया है ये चीजें बोलते हुए और ये कह रहे हैं इसमें कोई ट्रुथ नहीं है। अब पेटीएम वालों ये बताओ कि तुम्हारा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है कि नहीं है उस वीडियो में? पहले इस बात को कंफर्म करो कि वो वीडियो में तुम्हारा ही इंसान है या नहीं है। अगर तुम्हारा इंसान है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, फिर इस बात को कंफर्म करो। अगर सच बोल रहा है वो तो तुम्हारी ये ट्वीट गलत है, और अगर वो झूठ बोल रहा है तो तुमने ऐसे आदमी को अपनी कंपनी में रख क्यों रखा है? एक ऐसे आदमी को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे डाल रखा है जो झूठ फैला रहा है और बाद में तुम खुद ही ट्वीट करके कहते हो कि नहीं वो झूठ बोल रहा है जो उस वीडियो में बोला गया है। लोगों को बेवकूफ मत समझो यहाँ पे, ठीक है ना? लोगों को सब समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। वर्तमान पत्रिका और दैनिक संवाद ये दो लोकल अखबार हैं बंगाल में। ये दो अकेले अखबार हैं जो जितनों पे स्टिंग ऑपरेशन हुआ उनमें से जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया पैसे के। इन्होंने कहा हम नहीं छापेंगे रिलीजियस चीजें अपने अखबार में। तो बहुत रिस्पेक्ट है मेरी इन दो अखबारों के लिए। तो ये था दोस्तों पेटीएम का सच। बाकी और कोबरा पोस्ट के स्टिंग वीडियोस हैं, आप भी देखिए, मैं भी देखता हूं। लेकिन ये जो सारे स्टिंग वीडियोस हैं एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं अगर आप इनको ऑब्जेक्टिवली देखो तो, कि सारे न्यूज़पेपर्स ये करने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं पैसे के बदले। मुझे लगता है दोस्तों ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ज्यादातर मीडिया हाउसेस को और जर्नलिस्ट को हमारे देश में एड्स पे डिपेंड रहना पड़ता है अपना खर्चा चलाने के लिए। उनका ओनली सोर्स ऑफ रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट्स है। इस रीजन की वजह से ये ज्यादा आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जब कोई ऐसा ऑफर लेके आता है इनके पास। तो इस चीज को चेंज करने के लिए क्या किया जा सकता है? एक तरीका तो ये है जो कि मैं करता हूं, डोनेशंस को यूज करो एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। इसका एक दूसरा ऑप्शन ये है जो कि बाहर की कंट्रीज में काफी देखने को मिलता है, यूके में, जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, जो मीडिया हाउसेस हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, वो टैक्स पेयर फंडेड होते हैं। गवर्नमेंट फंडेड नहीं, टैक्स पेयर फंडेड, कि आपको हर एक टैक्स पेयर को हर महीने कुछ पैसे उनको देने ही पड़ते हैं। ये एक लॉ है। आप हर कोई उनको टैक्स पेयर पैसे देगा तो उस मीडिया हाउस की फंडिंग अच्छी तरह से हो जाती है और उनको कोई करप्ट काम करने की जरूरत नहीं पड़ती।
उनको ये काम ऐड पे फोकस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। BBC ऐसा एक चैनल है यूके में। BBC की फंडिंग टैक्स पेयर्स के द्वारा होती है। हमारे देश में ऐसा कोई मीडिया हाउस नहीं है जिसको टैक्स पेयर्स डायरेक्टली फंड करते हो। एक दूरदर्शन है, लेकिन उसमें आपका टैक्स का पैसा जाता है सरकार के पास और सरकार के थ्रू डाइवर्ट होके जाता है, डायरेक्टली नहीं जा पा रहा है BBC में जैसे होता है। तो एक ऐसे न्यूज़ चैनल की बहुत ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है, जो कि टैक्स पेयर फंडेड हो, तो वो ऑनेस्टली जर्नलिज्म कर पाएगा अपना, और जो फोर्थ पिलर होता है हमारा डेमोक्रेसी का, वो ढंग से खड़ा रह पाएगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता दोस्तों हमारे देश में, मुझे लगता है डोनेशन ही सही तरीका है। आप डोनेट कीजिए मंथली अपने पसंदीदा न्यूज़ चैनल को, जो कि ऐड नहीं दिखाते, जिससे कि ये न्यूट्रल जर्नलिज्म मेंटेन रह सके। आप मुझे डोनेट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को वैसे भी कोई मेन स्ट्रीम मीडिया तो दिखाने से रहा। और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।